and you have to do the numericals in 12th physics classes, and already we use G है ना ये, अब G से रिप्रेजेंट करते हैं किसी और से? मैं तो बहुत पहले पढ़ा था हैं? देख लियो एक बार, मुझे तो जी ध्यान आ रहा। समझ गए? बताओ मुझे अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? टेल मी। हाँ भाई, यू आर गोइंग टू फॉर जेई, फिजिक्स तो पढ़ लिया होगा सारा, नहीं है? चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, कौन जैसे जैसे कराना है। समस्या सबसे बड़ी यही आ रही है, पढ़ते जा रहे, क्लास पास करते जा रहे, कंसेप्ट के नाम पे जीरो है। हाँ ये चलो ये प्लस आएगा, ये हाँ प्लस आएगा, सही कह रहे, डजेंट मैटर यहाँ पावर क्या है, कुछ भी हो, कुछ नंबर है, लेकिन मुझे जानना चाह रहा हूँ कि नंबर क्या है। मैं कह रहा हूँ अवोगाद्रो नंबर है, ठीक है। इसे तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे आइडिया है, अगर मैं गलत ना हूँ, इसे तो मोल बोलते हैं। आप तो करंट में हो, मैं तो शायद ये जो फिजिक्स मैंने पढ़ा था 12th का 98 का पास आउट हूँ, और लास्ट टाइम जो मैंने कभी पढ़ा था वो 2002 में पढ़ाया था, आज से 22 साल पहले पढ़ाया था। तो क्या 22 साल मेरे याद रहा होगा? बीच में मैंने किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, किसी को कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि मैं अपनी जॉब के चक्कर में था। जॉब लग गई, जॉब के बाद फिर अपना सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया, 10-12 साल पीछे में खपाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नंबर संख्या है ये 10 की पावर 3, यानी कि हम एक बोलते हैं जो अवोगाद्रो संख्या है या एक जो मोल है वो इतने परमाणुओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन कितने में, कितने ग्राम में होती है। कार्बन के कितने, कार्बन 6 होता है ना, कार्बन के कितने ग्राम लूं कि इतने एटम्स हो जाए मेरे हाथ में, कितने 1/12 जो होता है ना, एटॉमिक मास मेजर करने के लिए होता है। जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उनका जो मास मेजर किया जाता है वो कार्बन से किया जाता है, और वो माना जाता है 1/12 जो होता है 1 यूनिट माना गया यो। जैसे हम हाइड्रोजन का बोलते हैं ना, कितना है 1, 2 किसका है, लिथियम, लिथियम बेरिलियम, ठीक है। 4 किसका होता है, बोरान, बोरान के बाद हाँ नाइट्रोजन, बोलो बोलते चले जाओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सल्फेट, कॉपर, कॉपर आएगा, कॉपर का 29 है। 12th में आपको मोर देन 70-80 एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। जब हमें एटॉमिक नंबर नहीं हो फिर उसके बारे में पता क्या, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहाँ से पढ़ लोगे, फिर लैंथेनम सीरीज, एक्टिनम सीरीज कहाँ से याद रखोगे आपको। देखिए इसका मतलब ये होता है, अवोगाद्रो नंबर या मोल का मतलब ये होता है कि अगर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, अगर कार्बन का 12 ग्राम ले लूँ मैं, ये इसे मोल बोलते हैं, कार्बन का 12 ग्राम लूँ तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के अगर मैं 16 ग्राम ले लूँ तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, इतने होंगे। कॉपर का जहाँ तक मेरे याद है 59 है एटॉमिक नंबर, ठीक। अगर कार्बन के मुझे 59 ग्राम अगर मैं लूँगा तब इतने एटम, कितने एटम्स होंगे, समझ रहे। किसी भी एलिमेंट के उसके एटॉमिक मास के बराबर अगर हम उतने ग्राम वेट ले लें तो उसमें नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, ये। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है एटम का वैसे ही वेट भी बढ़ गया ना। जबकि अगर हाइड्रोजन करूं तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम में इतने हो जाएंगे, समझ रहे। बाकी जब कहीं अपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो देख लेना।
पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि आपका सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि चलो यार क्वेश्चन कर लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, जो समझ में नहीं आ रहा लर्न। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कोई सिंगल चीज भी ऐसी नहीं है जो समझने की ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगल काल पढ़ लिया। बाबर आया था जी, उसका लड़का के हुमायूं हुआ, उसने वहां के युद्ध लड़ लिए, हुमायूं के फिर इतने पुत्र हुए, अकबर ने वहां की लड़ाई लड़ ली, अकबर के बाद वो आया, उसके बाद वो तो ओनली क्या है, इट इज डिपेंड ऑन मेमोरी, समझ रहे, वो मेमोरी है, लर्निंग है ओनली। यहाँ आपका जो एनालिसिस है, कंसेप्चुअल है, वो इम्पोर्टेंट करते हैं। और मेरे पढ़ाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मेरे से अगर बच्चा पढ़ता है फिर वो कहीं और नहीं पढ़ता, फिर उसका किसी का पढ़ा समझ में नहीं आता, या फिर मेरे से पढ़ता नहीं। मेरे से कौन नहीं पढ़ता? जो मेहनत नहीं करता, क्योंकि मेरा फोकस कंसेप्ट पर होता है। कंसेप्ट एक बार समझ लो, बुक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल दुनिया भर की बुक्स है, पढ़ते रहो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्वेश्चन मल्टीपल में बहुत होते हैं, लाखों क्वेश्चन होंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही रहेगा, या कंसेप्ट चेंज हो जाएगा या उसके मेथड्स चेंज हो जाएंगे, नहीं होने के। अब चलता हूँ मैं इंटीग्रल, क्योंकि टाइम देखो लिमिटेड है। आप पे बाउंडेशन स्कूल वालों ने लगा रखी कि भैया ऐसे नहीं ऐसे हैं, जब तक चलता है 10:30 तक रहिए। अगर वो कंडीशन लगाएंगे नहीं जी हमें 10 बजे क्लास में चाहिए, तब भी आपके पास 45 मिनट है, और वो 45 मिनट में इतना सफिशिएंट है कि कोई भी टीचर आपको 1.5 घंटा में नहीं इतना पढ़ा पाएगा। समझ रहे हैं आप? बस ये है कि कंटिन्यूटी का ध्यान रखिए, एक भी लेक्चर मिस हो गया ना फिर मुझे मत करना कि मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कराया था कि अगर हमारे पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल चलते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल चेंज होता रहता है, वही फंक्शन है, ठीक है। अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमने कहा था अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो हमें एक ये मिलता है dy अपॉन dx, इसी को y डैश x बोल देते हैं, इसको f डैश x बोल देते हैं। ये क्लियर था? अब मैंने कहा जब मैंने ये हमें मिला एक डेरिवेटिव, क्या मिला, इसी का नाम है डेरिवेटिव। हिंदी में बताने की जरूरत है क्या? बताओ। ये होता है अवकलज, अवकलन किया, अवकलज हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद जब हम इंटीग्रल की, यानी कि किसी फलन से हमने डेरिवेटिव मिला, क्या डेरिवेटिव से कोई फंक्शन मिल सकता है? मिलना चाहिए। अगर किसी भी जो कोई ऐसा डेरिवेटिव है जिसका इंटीग्रल करने पे हमें फलन नहीं मिल रहा, तो वो आपकी बुक्स में क्वेश्चन होने का ही नहीं। सारे आपको इंटीग्रेशन उन्हीं का क्वेश्चन का दिया गया है जिनके फंक्शन निकाले जा सकते हैं। तो इसको अगर हम एक काम करना, कौन सा स्कूल है आपका? मुझे बात करो, आप एक बार हर्ष को अवगत करा दो आप, ठीक है, हर्ष को बता दो आप एक बार, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, मैं टैलिंग को ना, तो इसकी जानकारी नहीं देना जरूरी है। मेरे पहुँच जाऊँगा सड़क में, ठीक है। सीएल से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग में सिक्योरिटी में इंटरेस्ट वो करवा देंगे एडजस्ट, एक बार उनसे बात करेंगे, नहीं की तो आप मुझे क्या नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे आप 11 बजे फोन करके कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ हाँ बाद में कर दी सर, ठीक। नहीं कोई बात। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करते हैं,
ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, फलन। लेकिन जब हम इस रास्ते से होके जाते हैं, इसे फलन ना बोल के हम बोल देते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और ये होता है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रैंड। ठीक है, समाकल्य, ये क्या है, समाकलन आया इसका जो भी है, और ये प्रोसीजर है, पूरा इंटीग्रेशन हमने किया, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव निकला। इसी को ही हम दूसरा नाम एक और दे देते हैं, इंटीग्रल भी बोल देते हैं, और एंटी डेरिवेटिव, यानी कि जो डेरिवेटिव था उसका जब हमने समाकलन किया, जो हमें प्राप्त हुआ उसको बोल देते हैं एंटी डेरिवेटिव। इतनी चीज समझ में आई थी, ये फर्स्ट स्टेप था बिल्कुल। इसके बाद दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, अब क्या है, जितने भी फलन है वो ग्राफ पे तो आएंगे या ना रोक देंगे। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो फलन नहीं है, फिर तो फंक्शन वो है ही नहीं। इसको मैं x मान रहा हूँ, इसको मैं y मानता हूँ। मैंने कोई भी एक फंक्शन ये मान लिया कि ये y इक्वल टू क्या है, fx। ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इसके पॉइंटों पे सब पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे सब जगह क्या है, टेंजेंट। अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। यानी कि ये जो टेंजेंट्स है, अब देखो कोई भी कर्व होगा उस पे जो टेंजेंट होगा किसी एक मतलब मिनिमाइज कह लो या इनफाइनेटिसिमल जगह तो टच कर रहा होगा, या बहुत जगह टच कर रहा होगा, एक किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको हम बोल देते हैं dy/dx। ये डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन है। जब लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, यही कंडीशन dy/dx अगर उसका एग्जिस्ट करता है, यानी कि उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, देन वी कैन से दैट इट इज डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशियल क्या है, इसका एक टेंजेंट है, ये फलन है, ये टेंजेंट है। लेकिन अगर मैं इसी फलन का बाय द वे इंटीग्रेशन करता हूँ, क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ, तो समाकलन क्या देता है, अवकलन तो इसका टेंजेंट देता है। टेंजेंट मीन्स स्लोप फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्स से वो कितना एंगल बना रहा है। जैसे टेंजेंट है कि ये एक्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है, ये देता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन मैंने कहा था कि जो हमारा फलन है ये टोटल, इसके नीचे का जो एरिया रिप्रेजेंट होता है और एक्स एक्स के बीच, ये देता है। ये क्या देता है, इंटीग्रेशन। मैं ऐसा लिख दूं अगर, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप पर आइए आप, ये x हुआ, ये y हुआ, ये आपका कोई फंक्शन था, ठीक है, ये है आपका y इक्वल टू fx। मैंने कहा जो dy/dx इस पर जो है टेंजेंट है, इसके नीचे का जो एरिया है सारा वो आपका क्या है, इंटीग्रेशन fx और dx। ये चीज समझ में आ रही है नहीं, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तो एक सीधा कर्व बना था, ये फंक्शन था, ये dy/dx टेंजेंट था। अब ये जो पूरा एरिया है, इसको मैं अगर a से रिप्रेजेंट कर दूं और उसको ये कह दूं कि ये x पे डिपेंड करता है, x पे तो डिपेंड कर रहा है ना, x ज्यादा है तो एरिया ज्यादा, x कम है तो इतना ही रह जाएगा, इतना छोटा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ax पे कर रहा। तो मैं क्या ax को लिख सकता हूं फंक्शन, इसको लिखेंगे एरिया फंक्शन ऑफ x है ना, ax। इज दैट क्लियर। एक चीज मैंने और बताए थे, ये दोनों जो चीजें हैं ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, पढ़ा था ना मैंने। अगर मैं +2 और -2 कर दूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, या -2 और +2 करूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। इसी तरह माना मैंने x लिया, इसका करूं मैं dy/dx, और फिर इसका कर दूं मैं इंटीग्रेशन,
क्या आ जाएगा, एक्स ही आ गया भाई। डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तो 1 आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स। यानी कि किसी भी आइडेंटिटी पे मैं अगर दोनों ऑपरेशन लगा दूं तो आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं dy dx का इंटीग्रेशन करूं, dy dx का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, क्या आ जाएगा, वही आएगा ना। यानी कि मैंने इस अवकलन का, इस टेंजेंट का इंटीग्रेशन किया तो वही फलन मिल गया। अब इस समाकलन का अगर मैं dy dx कर दूं तो ये फलन नहीं मिल जाएगा इनको, तो मिलेगा नहीं। और ये फलन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या उसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मान लिया वैसे यहाँ से ब्रेक कर दूं, क्या एरिया डिफाइन हो जाएगा। कभी आज तक किसी अनक्लोज फिगर का एरिया निकाला, क्लोज फिगर का निकाला, चाहे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई सी फिगर सबका क्लोज ही निकाला, सर्किल का निकाला, एलिप्स का निकाला। अनक्लोज का किन का निकालते हैं, अगर होगा भी तो किसका, हाइपरबोले का, हाइपरबोले का। लेकिन हमें कंडीशन देता है कि वो किस लिमिट से किस लिमिट के बीच। जैसे कि अगर हम पैराबोला की बात करते हैं तो वो लेटिस रेक्टम, लंब जो उसका लंबवर्धक होता है उसके बीच का निकालते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस जो का तो मिल गया। ax किसके इक्वल है, ax मैंने ये माना था ना, इंटीग्रेशन fx dx के निकाला था ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं से a डैश x लिख सकता हूं, नहीं ये जो तो फंक्शन नहीं आ जाएगा, समझ रहे आप। ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, टेंजेंट का इंटीग्रेशन किया तो फलन आ गया, नीचे ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो फलन आ गया, दोनों रिवर्सिबल है, ये चीज क्लियर आएगी। ये जो आया a डैश x इक्वल टू fx, इट इज ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1। पढ़ी कभी आज तक इंटीग्रेशन, स्कूल में पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत, डेफिनेट इंटीग्रल आपको पढ़ाया गया, पढ़िए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल कैलकुलस, ये थ्योरम है। नहीं है तो बुक ओपन करो अभी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, देखो इसको एक बार 2 मिनट में रीड मारो, मोबाइल होगा, गूगल पे सर्च करो। एक थ्योरम ये है, दूसरी छोटी सी थ्योरम है, और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चैप्टर जहां से स्टार्ट है बिल्कुल वहीं पे दिया हुआ डेफिनेट इंटीग्रल का। भाई समाकलन में आप इंडेफिनिट को दिए, डेफिनेट का हो ना, यहाँ से है ये देखो, यहाँ से पूरा पढ़ो और फिर ये देखो यहाँ तक की है, आप बताऊंगा फिर नहीं है आपको पढ़ के, क्योंकि आज से पहले तो आप लोगों ने कभी ये पढ़ी नहीं होगी। क्योंकि दिक्कत यही है कि मैथमेटिक्स हमारा बाद में स्टार्ट करते हैं, सीधे फार्मूले आओ लो बेटा इससे कर लो। बीएससी में बहुत काम आओगे, बहुत इन्होंने भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड वाली दी है, फर्स्ट वाली थ्योरम जो मैंने अभी बताई ना, ये नहीं दी। तो ये a of x इंटीग्रल ऑफ इसको f of x को रिप्रेजेंट करता है। सर a of x जो है ये इंटीग्रल ऑफ f of x को रिप्रेजेंट करता है। a डैश x डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है किसी कर्व के नीचे के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब एरिया का अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, यानी कि डेरिवेटिव और उसको एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसकी जो वीडियो आज होगी ना, से देख लेना शुरू से, ठीक है। आपको भी बीएससी में जितने भी होगा आपको दिक्कत नहीं आने की। वैसे थोड़े अलग हैं, पर मैंने इंटीग्रल वगैरह है नहीं।
एडजस्ट में सर कुछ नहीं है, सब वही है सब। अच्छा बीटा गामा फंक्शन है वो बढ़िया है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेस, कुछ करना नहीं। डबल सब एंट्री मॉडिफाइड्स पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब रिमूव हो गया, फिर बस अब हटा दिया ना। अच्छा डबल ट्रिपल इंटीग्रल क्या है? डबल इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया, ट्रिपल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। लेंथ एंड आर्क ऑफ इंट्रांजिट इक्वेशन, डिफरेंशियल वेक्टर। एक्स इंटू वाई हो गया तो वो एरिया हो जाता है, जैसे अपना स्क्वायर दो डायमेंशनल ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल, ये जो है कंपटीशन उसके बहुत कुछ है। बड़ा भाई कुछ समझ में आई? इससे अलग है कुछ उसमें? मैं ना समझाता तो फिर आपके समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं एक्चुअली बताऊं ना, ये जो कंसेप्ट है सबसे खतरनाक कंसेप्ट है। इसका रहा डेरिवेशन, डेरिवेशन किसी क्लास में नहीं है, ठीक है, ना ग्रेजुएशन में है, ना किसी कंपटीशन में, कहीं नहीं। ओनली ये रिसर्च का विषय है। अगर कोई इस टॉपिक को लेके पीएचडी करना चाहे तो उस पर डिस्कस करना चाहे फिर उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत रिसर्च की। इसकी एक ही टाइम में अलग अलग मैथमेटिशियन के द्वारा सर्च हुई। स्कॉटलैंड में 1668 में हुई, फिर 86 में हुई, उसके उधर पैरेलल न्यूटन्स ने भी कुछ इस तरह की भी, बहुत बाद में जाके चीज़ें ये मिली। क्योंकि डिफ्रेंशिएट हमारा किसी का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, अलग अलग कर देना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। और मैं आपको बताऊं जितने भी आपकी एल्जेब्रिक सीरीज हैं, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 इस तरह करके, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ए की पावर एक्स का है, लोग 1 प्लस एक्स का है, लोग माइनस 1 एक्स की जो सीरीज दी हुई, उन सीरीज को का सबका अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो साइन एक्स मिल जाएगा, कोस एक्स मिल जाएगा, ई एस मिल जाएगा। सारी उन सीरीज का जो सम निकाला गया वो इंटीग्रेशन के द्वारा ही निकाला गया। ये जो इंटीग्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली एक चीज आप पढ़ते हो जैसे कि एसिलेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है ना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, या तो वेग परिवर्तन कह दो या वेग परिवर्तन की दर। अगर दर लगा दिया फिर t लगाने की जरूरत नहीं है। इसका अगर इंटीग्रेशन कर दूं मैं, इसका इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट t कर दूं तो क्या आ जाएगा, v वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी बता देगा किसी पॉइंट पे। वेलोसिटी का दोबारा इंटीग्रेशन कर दूं, वेलोसिटी क्या है, dx/dt, t के रेस्पेक्ट में करूंगा क्या दे देगा, x। किसी समय पे वो किस पोजीशन पे है तो उसकी पोजीशन बता देता है। इंटीग्रेशन ऐसे यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं फार्मूले, छोटे बच्चे तो आप हो नहीं। और मैं आपको एक बताऊं, जिंदगी में हमेशा याद रखना कंसेप्ट, बुक्स की जब आप स्टडी करो, बुक्स को अगर पढ़ो ना, तो जहाँ चैप्टर का नाम होता है ना, चैप्टर के नेम से नीचे से स्टार्ट शुरू कर दो पढ़ने। बिल्कुल शुरू की जो चीजें होती है उन्हें स्किप मत करो। चीजें समझ में नहीं आ रही, अब तो यूट्यूब पे सर्च मारोगे, वहां से कोई ना कोई बताने वाला मिल जाएगा। वैसे कंसेप्ट से हर आदमी बचता है, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। अदर बुक्स पढ़िए। यह हैबिट अगर आपने कुछ दिन बना ली, फिर आपको किसी की ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आप 11th में है तो 12th की चीजें समझ में आएंगी, 12th आपने अच्छी दिया किया तो फिर बीएससी की समझ में आएंगी। आपको बताऊं बीटेक के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही आपको बीएससी और एमएससी तक की मैथमेटिक्स करा दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग बुक पढ़ाई जाती है, वहां पे पैरेलल एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का। अदर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स पैरेलल चलती है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम पॉसिबल नहीं है। और जब आपको एल्गोरिथम ही नहीं पता तो फिर कहाँ से सॉफ्टवेयर बना लोगे आप। कंप्यूटर सारा क्या चलता है, बाइनरी नंबर पे चलता है, बाइनरी क्या है, सारा मैथमेटिक्स है। तो आप मैथ से नहीं जा सकते। और अपना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, मेहनत करिए। मैंने आपको बता दिया, आपको 6-7 घंटे कम से कम पढ़ना है, लिखना है ये आपको।
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होगी। अब है सेकंड थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लिख लो, या सेकंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल कैलकुलस, बस जो भी आप लिखना चाहो वो लिखो। ठीक है, क्या है ये? हमने लिखा था कि ए एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये इंटीग्रेशन लिमिट्स के बीच है, लिमिट्स कैसे? मान लिया यहाँ x की वैल्यू a हो और यहाँ x की वैल्यू b, और हमें एरिया कौन सा निकालना है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच, प्लस ये हमारा जो फलन है ये, और x एक्सिस। तो ये एरिया जो निकालता है, ये कहता है यदि इसका एंटी डेरिवेटिव, ये क्या है, डेरिवेटिव तो है भाई, डेरिवेटिव का ही तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। यदि इसका एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स हो, एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स हो, तो ये जो लिमिट्स हैं अगर मैं इसमें ऐसे पुट कर दूं, दैट इज एक बार बी रख के अपर लिमिट में से और लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो इस एरिया को निकाल देता है। सेकंड थ्योरम पढ़ लो, क्या देगा जल्दी। पढ़ा तो आपकी बुक से ही रहा, बुक से बाहर तो नहीं पढ़ा रहा, कोई चीज़ ऐसी पढ़ा रहा हूँ जो अपनी तरफ से लेकर आया मैं कहीं से। और ये आपको IIT JEE की बुक में भी मिलेगा नहीं, सिर्फ एक लाइन में मिलेगा। भी BSc की बुक में देखा मैंने, एक ही लाइन में समझा रखा है, बस और कुछ नहीं। आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गई वो भी, या कोई इशू है, इसे थोड़ा सा और समझ लो। ये है, मैंने एक कर्व बनाया, ऐसे जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स, राइट। अब मैंने इस पर बाउंडेशन लगाई, मैंने कहा ये A है और ये B। भाई साहब मुझे तो ये एरिया चाहिए, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब जो अगर ये लिमिट ना लगाए, लिमिट ना लगाए, तो ये एरिया सारा ये देगा, ये सारा एरिया दे देगा। ठीक है, दूसरा जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं उसमें C आता है। क्या आता है? C आता है। तो उसमें क्या होगा, एक लौता C लगाने का मतलब ये है कि ये वाला हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये वास्तव में जो इंटीग्रेट, क्योंकि हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन किसी चीज का यूनिक आता है, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत से आते हैं। क्यों आते हैं कि अगर C ना लगाऊं तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, ये सारे क्या आ जाएंगे, उसके डेरिवेटिव आएंगे, पूरी एक फैमिली बन जाएगी। इसलिए हम इसमें C लगा देते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर, यानी कि पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट। क्यों बन जाएगी फैमिली? यहाँ ये टेंजेंट ड्रॉ करो, सब ये डिवाइड dx है ना, सबका डिवाइड dx सेम है, और एंटी डेरिवेटिव भी सबके फिर सेम अलग अलग हो रहे। मतलब इनमें क्या देख रहे हैं आप, डिवाइड dx तो सेम है, लेकिन फलन सारे अलग अलग पोजीशन पे है। तो हमेशा जो किसी भी चीज का जब अवकलन करते हैं वो एक आता है, यानी कि देखो आप सबका टेंजेंट तो सेम है, लेकिन फलन अलग अलग पोजीशन पे है, तो इसलिए हमें पूरी फैमिली मिलती है। अब फैमिली मिलने के कारण क्या है, लेकिन जो एरिया है हमारा, जब हम एरिया की बात करते हैं वो यूनिक हो जाता है, उसमें वो बार बार वेरी नहीं करता, उसमें C नहीं आता। जैसे इंटीग्रेशन के बाद C जोड़ते हैं, नहीं आता। अगर मैं बाय द वे जोड़ भी दूं, मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसमें लिमिट रख दूं A टू B, तो क्या होगा, ये FV प्लस C, और फिर क्या लिखूँ माइनस FA प्लस C, क्या हो जाएगा ये FB
प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल, तो इस तरह सी भी कैंसिल हो जाता है, यानी कि उसमें सी जब बाउंडेशन हम रख देते हैं तो उसमें कोई वैल्यू उसकी नहीं होती। और एरिया निकालने के लिए कोई भी चीज़ हमें क्लोज चाहिए। अब ये क्लोज बिना लिमिट के तो क्लोज नहीं हो रहा ना, फिर तो कहीं भी जा सकता है। और जैसे ही लिमिट लगाई, ऑर्डिनेट मिले, एक्स एक्सेस और ये एरिया फाउंड करना है। क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, उनको डिफरेंशिएट कर देंगे, वही उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है? इसी के साथ अब एक चीज़ और आ जाइए, यहीं पे मैं बता देता हूँ मैं, क्योंकि कहीं हो सकता है यूज हो या ना हो, 12th में तो शायद ना चीज़ का यूज़ हो, लेकिन इंजीनियरिंग में वो बहुत यूज होती है, इसलिए उसमें थोड़ी सी चीज़ ही बताऊँगा मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? x की वैल्यू -2 आएगी और x की वैल्यू -3, यही आएंगे, कुछ और आएंगे? इट इज ए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू -2 आएगी और x -3 निकाल दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ है, अगर मैं इसे हटा के लेस देन कर दूँ तब क्या वैल्यू आएंगे? x लेस देन -2, x लेस देन -3, या कुछ और आएगा? तो सर पढ़ाया था तुमने तो ये चीज मैंने, हाँ इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटीज में हमारा 0 चलता है, लेस देन चलता है, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज़ें होती हैं। समझ रहे? अब समझो इसमें क्या है, इसी क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अब आओ उसके कंसेप्ट में। ये कहता है कि अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है और लेस देन इक्वल टू 0 इनइक्वलिटी है, लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू 0, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो अल्फा और बीटा के बीच में होगी। लेस देन 0 है तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी? ऐसे ही होगी ना भाई, -2 ही तो बड़ा है, तो बड़े और छोटे के बीच में फंस जाएगी। समझ में आ गई? अब तो एक इनइक्वलिटी तो ये ध्यान रखना आप। दूसरी यहीं पे ही, अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड x ग्रेटर देन बीटा इफ अल्फा लेस देन बीटा। समझे इस बात को? अगर ग्रेटर देन का साइन है तो x अल्फा से छोटा होगा और बीटा से बड़ा होगा। अगर अल्फा बीटा से छोटा, कहने का मतलब ग्रेटर देन में छोटे से तो छोटा और बड़े से बड़ा। तो दैट क्लियर? इसको ग्राफिकल समझ ले। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी अगर कहीं उसके रूट्स ना आए, रियल रूट आ रहे तो डेफिनेटली दे विल लाई ऑन रियल लाइन्स। इस पे 2 वैल्यू आई, एक आई अल्फा, एक आई बीटा। सिंपल अगर इक्वेशन को मैंने सॉल्यूशन करूँ, एक अल्फा आई एक बीटा आई, तो ये एक्स की वैल्यू कहाँ वेरी करेगी? यहाँ रहेगी एक्स की वैल्यू, ठीक। किस कंडीशन में? लेस देन में। लेस देन इक्वल टू तो अल्फा और बीटा पॉइंट्स को भी वो ले लेगी, जैसे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में करते हैं, ठीक। इसमें क्या कंडीशन बनेगी? इसमें वही जुगा तू, ये 0, ये अल्फा और ये बीटा, तो एक्स की वैल्यू कहाँ रहेगी? अल्फा छोटा है ना, या तो एक्स की वैल्यू यहाँ रहेगी या यहाँ रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। समझ रहे दोनों में डिफरेंस कितना है? इसे जरूर नोट कर लो आप बस। ये इसलिए पढ़ाई मैंने इनइक्वलिटीज
क्योंकि आपके यहाँ इंटरवल का क्वेश्चन, जब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे, लिमिट को तोड़ेंगे हम, तो हम उसको ऐसी लिमिट्स में तोड़ेंगे ताकि जहां फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, डिफाइन हो। मान लिया मैं ऐसी लिमिट में तोड़ देता, मैं इसको तोड़ता 0 टू अल्फा, अल्फा टू बीटा, बीटा टू अदर्स, तो क्या अल्फा और बीटा के बीच फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा? कर नहीं रहा ना। तो फिर हम ऐसा इंटरवल नहीं बनाएंगे, फिर हमें इंटरवल ब्रेक करेंगे इसका। कराऊंगा क्वेश्चन अभी, बस अब क्वेश्चन का ही नंबर है। कंसेप्ट आपके डेफिनेट इंटीग्रल के पूरे हुए, आगे टोटल फार्मूला है। जब एरिया निकाल लेंगे एक कंसेप्ट वहां पे आएगा। एरिया है ना, एरिया बाय बाउंडेड रीजन, जहां पे दो फलन देगा या सिंगल फलन देगा। ये तो सिर्फ एक डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ प्रॉपर एरिया की भी बात नहीं कर रहा वो, हालांकि निकाल दो मैं एरिया ही रहे लिमिट्स के बीच में, लेकिन आपका स्पेशल जो न्यूमेरिकल एरिया के वो फिर अगली एक्सरसाइज में। फोन किस के पास किया था? और इतने लोग अगर आप कंटिन्यू रहे तो आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण के भी लगभग 8-10 लेक्चर है। घोट का निचोड़ कैसे पिला दूंगा आपको, ये समझो हवा हवाई कर दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आप ये सोच रहे हैं ना मैं आऊँगा डायरेक्ट आपको पढ़ा दूँ, मुझे इसका कंसेप्ट समझने में ना डेफिनेट इंटीग्रल का, क्योंकि बुक से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मेरी सबसे बड़ा इशू है कि अगर मैं सेटिस्फाई ना हूँ, मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया। अब गूगल पे भी सर्च करते करते ये पता नहीं कौन से राइटर की बुकों तक कहाँ तक पहुंच गया। लेकिन ज्यादातर गूगल पे झुका तो वही है जो इंटरमीडिएट लेवल का ही है, जो कि तो ये चिपका रखी है इसमें भी। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लिमिट्स वाले किए तो सभी ने होंगे, या है कोई अभागा जिसने ना किया अब तक? लिख लिया भैया? एक है इंटीग्रेशन -1 to 1 फाइव x की 4 इंटीग्रेशन x² + 1 और dx। ठीक है, देखिए अब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं लिमिट वाले। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 ही स्टेप होने हैं। 2 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इसको ना मानते हुए लिमिट्स को, इसका आप इंटीग्रेशन सिंपल निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन निकल गया, उसमें एक बार अपर लिमिट रख दीजिए माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, उसका आंसर आ जाए। पहला काम तो आपका वही है कि इसका हम डिफरेंस इंटीग्रेट करें। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ? अरे जो भी है, ये मैंने गलत कर दिया था, हाँ ये गलत लिख दिया, मैं तो यही कह रहा है। x की पावर 5 + 1 को t मानना पड़ेगा। करो, इतने तो हो गए, इस लायक तो होगी, करो जल्दी।
माइनस वन नीचे है, वन ऊपर है, माइनस वन से लगा कर दी तो हमने इंटीग्रल कर दिया x के संबंध में x की पावर प्लस वन हो गया भाई, लिमिट भी पुट करी, क्या है आंसर? 4√2/3। ठीक है, गुड। एक स्टेप तो आपने किया होगा, कैसे किया था? पहले से टी माना, हाँ। टी सर उसमें वैल्यू पुट कर दियो सर आई, टी सर मान लग दिया, फिर लिमिट में देखो अब इसका इंटीग्रेशन आपके पास आया होगा x की पावर 5 प्लस 1 की पावर 3/2 यस सर, और 2/3 बाहर था, यस सर, और लिमिट आपकी -1 to 1 थी। ठीक है, आपने इसको ऐसे किया। इसका एक दूसरा तरीका और भी है, उस पर थोड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा हम उससे ही करेंगे। हमने इसको माना था x² + 1 = t x की 5, तो 5x² dx = क्या आ गया? dt। तो क्वेश्चन हमारा बन गया था √t dt, यही बन गया था ना। यस सर, और यहाँ पे हमने लिमिट इसकी 1 to 1 रखी, फिर इसका इंटीग्रेशन किया यस सर, और फिर पुट किया। यहीं पे आप क्या करना है, इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। 0 से 2। हाँ, इफ x = क्या है? -1, तो t = क्या आ जाएगा? 0। यस सर, ये -1, ये भी 1, 0। और अगर x = 1 है तो t = कितना आ जाएगा? 2। तो अब इसका जो पेवर क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 0 to 2 √t × dt, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, या इसको लिख दूं मैं 2/3, और लिमिट हो जाएंगी 0 to 2 2/3। t को 2 रखें, क्या आएगा? 2√2 आ जाएगा। अगला क्या आएगा? 0, उसे छोड़ दो, तो क्या आएगा? 4√2। 3 कहाँ छोड़ दिया हमने? 3/3 है। क्लियर हो गया ना? यानी कि जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट t करोगे तो लिमिट भी आप t रख करके निकालनी है। फिर यहाँ -1 पुरानी मत खींचो, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। पहले आप इसको फिर t की वैल्यू पुट करोगे x में, फिर x की वैल्यू तब ये पुट करोगे। उससे बेहतर है कि टोटल को ही चेंज कर देना, लिमिट भी चेंज कर दे जब सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं। जब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली हम लिमिट भी इसकी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। इंटीग्रेशन क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। यस सर, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। लेट 1 + tan इनवर्स x = t, तो क्या आएगा? 1/1 + x² dx = dt। एक काम तो ये किया, लिमिट भी रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी? x = 0, देन t = कितना आएगा? 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? 0।
अब अगर x इक्वल टू 1 है तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स 1 की वैल्यू है पाई बाई 4। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? 0 टू पाई बाई 4। और tan इनवर्स x क्या बना था? t और dt। तो क्या आ गया? t स्क्वायर बाई 2। और लिमिट्स क्या होगी? 0 टू पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 2 दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 32। क्योंकि दूसरी वैल्यू 0 है तो उससे तो कुछ होना ही नहीं, -0 आ जाएगा। ये पूरा ही करके दिखाऊंगा। ये हुआ आपका। तो अब क्या करते हैं? पहले पाई बाई 4 रखें का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जैसे 1/2 को बाहर भी लिख सकते हो आप, उसमें काम और आसान हो जाएगा। एक बार पाई बाई 4 रखेंगे और दूसरी बार 0। ये क्या आएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 16। ये कितना आएगा? 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? पाई स्क्वायर अपॉन 32 आंसर। क्लियर अभी? बुक दिखाना मेरा। कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना, इसका फोटो प्लस इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। चलिए, एक मौका आपके लिए है, एक मौका मेरे लिए है, फिर चलते हैं अगले स्टेप। जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है। आई थिंक 7.9 है मेरे वाली में तो। हैं? सर एग्जांपल आपने 7.10 के कराई सर। तुम्हारे वैसे अरे यार नई पॉइंट निकालना पड़ा बहुत टुकड़ा है। अरे उसे छोड़ दो तुम, इसमें तो क्वेश्चन पूछो अगर कोई पूछना है आपको। क्योंकि एक तुमसे मौका दे रहा, एक मैं फिर खुद कर रहा, और फिर उसके बाद फिर दूसरे लिमिट्स वाले जो है ना, जो प्रॉपर्टीज वाले हैं, फिर उन पे चल रहे हैं। अच्छा बेटा ये आगे आएगा, कोई बात नहीं, ढूंढ रहा था मैं, तुम्हें तो पूछना नहीं।
लो फिर इस क्वेश्चन को करो, इंटीग्रेट, ये देखना बुक में, ये आपकी लिमिट 1/3 to 1 x माइनस एक्स की 3 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4। चलो लगाओ दिमाग, तुम भी लगाओ और मैं भी लगा रहा हूँ। मजा आया मुझे मुश्किल क्वेश्चनों में, आसान तो सब कर ही लें। जैसे देख कर थोड़ा बहुत दिमाग लगाऊँ मैं ऐसे क्वेश्चन को। हाँ इसका यार पूरा तो क्वेश्चन दे दो तुम्हें। एक एक्सरसाइज तो बिल्कुल आपकी हलवा है। इस बुक में मेरे पास जो नई बुक है इसमें 7.8 में सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर 7.9 कराई मैंने, इसमें सारे सब्स्टिट्यूशन वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये 7.9 का ही क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है कि 6 है, 0 है, 3 है या 4 है। ठीक है, क्योंकि देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो किसी कंपटीशन में आने के नहीं। लेकिन एक बार वो जैसे कहना है डंडे तले को निकल जाना, तुम्हारे हाथ के नीचे क्वेश्चन हर एक निकल जाना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में 7 लेक्चर आज, 2 लेक्चर और पढ़ाए जाएंगे, इसमें लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्योंकि जो लिमिट्स वाले वो, और कल ही आई होप स्टार्ट कर दूंगा मैं 8 लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जिसमें एरिया आएंगे।
हाँ भाई, वानी नहीं सर। कौन सी क्लास का? 12th का ही है ना? यस। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। बोर्ड वाले तो देंगे नहीं, उन्हें तो आसान देने हैं ना, ताकि बच्चे पास हो जाए। देखिए, इसमें जो हमें करना है, अब तक आपने जितने मेथड पढ़े ना, सारे धरे के धरे रह गए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्योंकि अगर हम x की 4 को t मान ले, मान के चलो x की 4 इक्वल टू टी मान लिया, तो 4 x की 3 इक्वल टू क्या, डी x इक्वल टू डी टी आ गया। अब ये 4x की 3, 4 को भी चलो अपोन में ले जाएं, ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, क्योंकि इसके साथ इसे जुड़ा हुआ। अब इसको ब्रैकेट से बाहर कैसे निकाल ले, इसको ब्रैकेट के बाहर कैसे निकाल ले, ये भी समस्या है। जैसे मैं अगर इसको x1 प्लस 1 माइनस एक्स कर, एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3, दिस इज 1/3 और 1/3 एक्स की पावर 1/3 और 1 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1/3 माइनस 1/3 एक्स की पावर 7/3 और एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 1/3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 1/3 माइनस माइनस 4 एक्स की माइनस 14 12 में 7 एक्स की लिमिट है 1/3। ये भी बन आएगा, ये भी बन आ जाएगा, तो ये आएगा 2/3। वैसे एक दूसरे तरीके से करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ से तो ये इतना फंस जाएगा कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चलो देखिए, जब इस तरह के फंस जाए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है ओनली x इक्वल टू आपको साइन थीटा मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब कभी ऐसे फंस जाए, फिर आपको टिग्नोमेट्री वहाँ से बाहर निकालना है। x इक्वल टू क्या मानूं, साइन थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, रखो इसमें। इसी के साथ हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। x की वैल्यू अगर 1/3 है, क्या है, साइन थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/, 1/3 मान होता है, होता नहीं, किसी का भी नहीं होता। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर हमारी, साइन इनवर्स 1/3। एक मिनट इसकी इक्वलिटी चेंज करके देख लेता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो तो जाएगा उससे, तो 1/3 है क्या है इसमें क्वेश्चन में।
चलो इससे थीटा की वैल्यू ये आई, इसी से चलते हैं। और फिर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। तो लिमिट हमारी जो चली साइन इनवर्स 1/3 टू π/2 होगी। यहाँ तक क्लियर है। इसमें रखते हैं, ये क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की पावर 1/3 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा ना। इसमें से साइन थीटा कॉमन लूँ, इसे ऐसे रख लो, यहाँ से बचेगा 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की 4 थीटा, इसकी पावर 1/3। ये कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा आएगा, ये आएगा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/3। तो इसकी भी 1/3 कर दूं और इसकी आ जाएगी 2/3, यानी कि ये आएगा अब साइन 1/3 थीटा और कोस 2/3 थीटा। ये तो खत्म हो गया। अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, इस 4 को इसमें से माइनस कर दूं, कितना हो जाएगा, फिर 11/3 थीटा आ जाएगा। फंसेंगे वहीं से आगे। इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है भाई, आपकी बुक का है, करने को मैं से भी कर दूंगा लेकिन मजा नहीं आने का, क्योंकि मजा इसमें जब आएगा जब इसे तुम होमवर्क में भी करोगे, क्योंकि हमें साइन 4 थीटा को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से छोड़ के चल दिए, ये हमने कोस थीटा छोड़ दिया, ये भी तो साथ रखना ना। ठीक है, इसको घर पे करना है क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। टाइम टाइम पूछ रहे क्या क्या कहते हैं? लेक्चर किस टाइम है? सेकंड 10:25 पे आएगा। 9:50 से 10:15 का। 9:50 पे तो पहला है, 45 से 9:45। अच्छा तो 9:50 लिखा हुआ टाइम टेबल में। 45 सेकंड कहे का है? फर्स्ट इंग्लिश का है, सेकंड फिजिक्स का है। वही विकास सर का ही साथ में बात करी। तो एक काम कर लो, आप जाना चाहेगा लोग? जाना है? बताओ, मना जाना चाहो तो जा सकते हो। बस उतना ही थोड़ा सा वर्क दे दूँगा, वो घर पे करना ना। बाकी इनके साथ एक दो क्वेश्चन और मैं चर्चा करता हूँ, नहीं तो 5 मिनट और रुक जाओ, काम एंड हो जाएगा आज का। फिर कल को दिक्कत नहीं आनेगी आपको। देखिए, अब कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम जो है किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत आसान कर सकते हैं। इसमें वैसे तो जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम में सिर्फ 6 प्रॉपर्टीज आती थी। अब क्या कर दिया इन्होंने, प्रॉपर्टीज भी 7 बना दी, उनको भी ब्रेक कर दिया। तो बेहतर है जो करंट में चल रही है आप उसी के पर्सपेक्टिव में आप उनको पढ़िए। प्रॉपर्टी हमारी P0 का मतलब क्या दिया है इसने, अगर लिमिट वेरी कर रही है a to b fx इक्वल टू a to b, ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी, नहीं लर्न रखोगे तो दिक्कत होगी, फिर क्वेश्चन नहीं होने के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल x की जगह में t चेंज कर दूं तो उस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। P1 कहती है कि अगर लिमिट a to b fx है और मैं लिमिट्स को उलट दूं
तो सिर्फ माइनस साइन आएगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। और इसी के कारण लिमिट ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कितना होगा? 0। कोई बता सकता है 0 क्यों होगा? बताओ। ये 3 कंडीशन थी भाई, हमने लिमिट उल्टी कर दी तो साइन माइनस का आ गया। इज दैट क्लियर? बट नाउ लिमिट ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये कैसे Sir, होगा? upper limit and minus the lower limit will be the same. भाई वहीं का वहीं खड़ा, जब वहीं का वहीं रहेगा, कहीं एरिया कियास ने कोई खबर, तो इसलिए 0। इसके बाद प्रॉपर्टी है आपकी P2। ये कहता है कि लिमिट अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसकी लिमिट को ब्रेक करके वही a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स निकाल सकते हैं, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। क्योंकि अगर नंबर रियल ना हो, इमेजिनरी हो जा, क्या एरिया निकल जाएगा? ठीक है भाई, 3 तो बिल्कुल इजी है अभी ये। पहले में वेरिएबल चेंज, दूसरे में लिमिट चेंज तो माइनस आ गया, तीसरे में लिमिट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये है हमें कोई एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकालना था, ये ए था ये बी, तो अगर इसमें कहीं हम सी भी ले लें, ए टू सी चले सी टू बी चले, तोड़ कर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है। इसके बाद आते हैं P3 पे। पहले यही लिख लीजिए। लिख लिए तीनों आपने? यस सर। नहीं भी लिखी कोई दिक्कत नहीं है, बुक में आप कोई ऐसी चीज नहीं लिखवाई मैंने, कोई अजूबा लिखवाया तुम्हें आप। अब प्रॉपर्टी आपकी P3 और P4। P3 कहती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और इसी के साथ प्रॉपर्टी 4 कहती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, मैंने P3 P4 इसे लिख दिया है कि दोनों सेम ही है। समझ रहे? यस सर। सेम क्या है कि कोई एक इंटीग्रेंड दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हमें करना है। अगर इसको हम इन दोनों लिमिट को ऐड करके और उसमें से x माइनस करके भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दोनों लिमिट ऐड माइनस x। ठीक, वही चीज 0 टू a में दे दी इसने, दोनों को ऐड किया माइनस x। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी? P3 और P4। P0 में वेरिएबल चेंज, यस सर। P1 में लिमिट इंटरचेंज आपस में कर दी तो माइनस आ गया। P2 में क्या किया था? लिमिट को ब्रेक किया। ठीक, P3 में लिमिट्स को ऐड माइनस एक्स, माइनस सर। P3 P4 में लिमिट्स को ऐड और माइनस एक्स। अब चलते हैं हम P5 और P6। जिस तरह से मैं बता रहा शायद इस तरह से आपके और आसान हो जाएंगे याद। ये एक P5 है और एक है P6। P5 क्या कहती है? 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है,
ये जो P5 प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 0 to A 0 to A। यहाँ 2A की बात थी, 2 मीटर जाना था, 0 to 1 मीटर एक बार चले, 1 मीटर एक बार चले। ये रास्ता सिर्फ फंक्शन x का था, दूसरे में हमने 2a माइनस एक्स, दो फंक्शन अलग अलग रास्ते से हमने कुल मिला के ये चीज़ थी, ठीक है। अब यहीं पर ही अगर मैं ये लिख दूं, जो प्रॉपर्टी 6 आएगी वो 0 to 2a, ये तो भाई साहब जुगे तो रहेंगे, इक्वल टू एक तो आएगा 0 to 2a fx dx और एक आएगा 0। वो क्यों आएगा? इफ 0 to 2a f 2a minus x, if f 2a minus x equal to fx, यदि इसकी वैल्यू fx के बराबर है तो ये भी fx हो जाएगा, ये भी fx से दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 0 2 fx आ गया। लेकिन अगर f 2a minus x इक्वल टू माइनस fx है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो कट के क्या आ जाएगा, ठीक है। दोनों ये भी सेम ही है, एक ही प्रॉपर्टी मान लो आप। यानी कि अगर फिफ्थ आप ना भी लर्न करो तो सिक्स्थ डायरेक्ट भी कर लो तब भी काम चल जाएगा। यानी कि लिमिट अगर 0 to 2a है, fx dx है, तो इक्वल टू 2 0 2a fx dx होगा यदि 2a माइनस एक्स रखने पे पॉजिटिव फंक्शन आ रहा, अगर नेगेटिव आ रहा तो 0 आ रहा। और कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं कि ये वैल्यू आने पे नेगेटिव हो जाता है और उसका आंसर 0 होता है। लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, ये देख लो आप, यहीं पे P7 के नाम से है, इसमें लिमिट है आपकी -a to a fx dx इक्वल टू 2 0 to a fx dx if fx is even function that is f minus x equal to fx, ठीक। दूसरा है इसी की वैल्यू यहीं पे 0 इफ fx इज ओड फंक्शन, क्या है, ओड फंक्शन, दैट इज f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। समझ रहे हैं आप? यस सर। दोनों प्रॉपर्टी कैसे याद होंगी, P5 P6 P7, इसे जो याद मत रखो। P6 को कितना आसान है इनको। यहाँ 0 to 2a, यहाँ कियास ने अगर 2a माइनस एक्स बराबर fx है तो 0 to 2a डबल हो गया, 0 to 2 0 to a हो गया। यहाँ भी 2 0 to a हो गया अगर f माइनस एक्स fx है, ये भी 0 है अगर वो माइनस हो गया और ये भी 0 है अगर वो माइनस हो गया। इसमें लिमिट माइनस टू प्लस चलती है, -a to a और यहाँ 0 to 2a, ठीक। अब ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की। कोई फंक्शन इवन कहता है यदि उसमें x की जगह माइनस एक्स रख दे, वो जुगा तो रहे। इसका एक एग्जांपल समझ लो, मान लिया फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। समझ लो जरा एक मिनट, फंक्शन ऑफ x क्या है, साइन एक्स है। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स की जगह तो क्या बनेगा, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या हो, साइन एक्स ही हो ना। यानी कि x की जगह माइनस एक्स रखने पर भी जुगा तो साइन एक्स आया, तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो अगर यहाँ कहीं fx इवन आ जाए सर माइनस साइन एक्स, सर cos x में भी वो ना माइनस हो जाता है। साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा ही होता है, या सर cos में वो एक्सेप्शन है, कोस सर यहाँ पे ये आ रहा है। कोस अपना माइनस करो। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सर माइनस में करके फोर्थ माइनस क्वाड्रेंट sin हो जाएगा, theta उसमें नेगेटिव होता है सर, साइन उसमें, नेगेटिव होता है। हाँ तो फिर ये ओड फंक्शन हो जाएगा, कोस फिर इवन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि वो फंक्शन एज इट इज रहता है माइनस वैल्यू पुट करने पे। जैसे कि मान लिया फंक्शन दे दूं मैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन कैसा है, इवन है। अगर इंटीग्रेशन में ऐसा आ जाए तो सीधा क्या लिखेंगे, 0 to a एक्स स्क्वायर dx, 2 डबल कर देंगे उसका। या कोई फंक्शन यहाँ पे x की 3 आ जाए, माइनस हो गया ना,
मैं इंटीग्रेशन दे दूंगा आपको माइनस π/2 पाई x की पावर 3 dx। हम कैसा देख रहे हैं, ओड फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रख दो तो माइनस एक्स की 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू क्लियर है। आपको इनका डेरिवेशन क्या करना है, इनका जो डेरिवेशन है वो पढ़ के आना है, ठीक है। क्लास आपकी बंद। भाई राम राम भाई, बढ़िया जी, बताओ। नहीं 10 मिनट में पहुंच रहा भाई। अरे यार ये तो गलत बात है। हमको फोन आता मेरे पास ठीक है भाई। और अटेम्प्ट आप लोग हर हाल में 9-10 तक तो हर हाल में आ जाए थे, क्योंकि मैं भी बेस्ट ट्राई कर रहा जल्दी आने की। समझ गया बात यार तो ये की सुना रहा यार वो तो मन में आ गया पड़ा भाई सारे में डिग्री के यार मैं सुना रहा है भाई सिग्मा तो भाई एक मोटा तो ये क्यों ना सारा पंडित तारीख मैं तो एक चीज बोल रहा हूं तो बात है यार सब दोस्तों का नंबर बन जो फोन बंद तो करने के लिए वही जवाब क्या आ रहा है भाई मैंने आके मैं तो बात करा अपने घर बना का सारा कोई फायदा नहीं लगा नहीं नहीं तो है इसके लिए पड़ना बैंक को मेरा बंद कर सारे सिस्टम लिखने के लिए आज के कुछ